जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली केदारनाथ धाम की। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, आप भी केदारनाथ यात्रा के प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा करें तो इससे आपके क्या बेनिफिट होंगे और केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का समय लगता है, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, और दोस्तों आप कैसे बहुत कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन बाई बस बहुत आसानी से हरिद्वार तक जा सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और देहरादून से भी केदारनाथ की यात्रा की जा सकती है। बहुत से भक्त देहरादून और ऋषिकेश से भी अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही करें, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती है। इसलिए आप अपने शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंच जाए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरीके से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करूं तो आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। हरिद्वार में बस स्टॉप बना हुआ है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं। तो आप बाई बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं बस की टिकट कैसे लेनी चाहिए। आप जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरते, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते, वहीं बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई, तो आप इन ट्रेवल एजेंसियों में जाकर हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप जाकर भी बस की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले से अपनी बस की टिकट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप बस की टिकट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे रेड बस, मैक माई ट्रिप पे जाके अपनी बस की एडवांस में टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो अगर आप हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर आज की बात करें आप 5 सीटर कार लेके जाते हैं, इसके लिए आपको 10,000 रुपए से 12,000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 7 सीटर कार लेके जाते हैं इसके लिए आपको 15,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए की चार्ज देना पड़ेगा। ये टैक्सी वाले आपको लेके जाते हैं और 3 दिन में ही अपनी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपनी कार लेके या फिर बाइक लेकर भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं जाता है। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा, और अगर आप अपनी बाइक लेके जा रहे हैं तो पार्किंग अगर आप बाइक पार्क करते हैं उसके लिए आपको पर डे के हिसाब से 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कौन सा तरीका सही रहेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर दूं, अगर आप सिंगल पर्सन अपनी केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो फिर आप बाई बस अपनी केदारनाथ की यात्रा करिए, और अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा के लिए पूरी टैक्सी बुक कर लीजिए 3 दिन के लिए, जिसमें आपको 10 से 12,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी का खर्च 2,500 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे जाना है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले होते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। मई महीने में केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खोले जाते हैं और दीपावली के आसपास अक्टूबर से नवंबर में केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, मौसम भी बहुत अच्छा होता है, बरसात के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने की वजह से बहुत कम बजट में आपकी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप मई जून में केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से भक्तों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो रूम वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाते और इस समय अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में आपको अपनी केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जुलाई अगस्त में केदारनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय मानसून का होता है और मानसून के समय में केदारनाथ में बहुत ज्यादा बरसात होने लगती है, जिससे पूरी ट्रिप आपकी खराब हो सकती है। तो जुलाई और अगस्त में आपको केदारनाथ की यात्रा पे जाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, लॉज, होटल बने हुए हैं, जिनके किराए की बात करूं, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, मई जून में जाते हैं, तो रूम का किराया 2,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक हो जाता है। और अगर आप ऑफ सीजन मतलब जो मैं कह रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में आपको केदारनाथ यात्रा करना चाहिए, तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा करते हैं तो यहीं पे रूम आपको 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग में डोरमेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी जिनमें की गदा रजाई पड़ा होता है और पर पर्सन के हिसाब से इसमें आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप डोरमेटरी में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं, शाम तक पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको अपने बजट के हिसाब से सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था कर लेनी है। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह सुबह 3 से 4 बजे उठ जाना है। सोनप्रयाग के बाद हम लोग को जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक आप कोई भी व्हीकल्स लेकर नहीं जा सकते, ना अपनी कार लेके जा सकते, ना अपनी बाइक लेकर जा सकते। सोनप्रयाग से
गौरीकुंड के लिए वहीं पे प्राइवेट टैक्सी चलती है जो कि 50 रुपए का चार्ज लेती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। अगर दूरी की बात करें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सुबह सुबह 3 से 4 बजे लाइन में लग जाइए। टैक्सी के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आपको 25 से 30 मिनट में ही टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर बना हो जहाँ आपको दर्शन कर लेना और यहीं पे गौरीकुंड भी बना हो जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं। यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी की व्यवस्था भी। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक खच्चर से जाना चाहते हैं उसके लिए आपको 2300 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। और अगर आप वापसी आते हैं केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड के लिए उसके लिए आपको 1500 रुपए खच्चर के लिए चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी में आपको 5000 रुपए से लेकर 7000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों लेकिन हम अपनी यात्रा पैदल ही करें। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपको एक लाठी ले लेनी। गौरीकुंड में बहुत सी दुकानें बनी जिसमें आपको 30 रुपए में लाठी मिल जाती है। लाठी लेकर अपनी पैदल यात्रा करते हैं तो आपको पैदल यात्रा करने में बहुत आसानी होती है। और दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते, घोड़े खच्चर से यात्रा नहीं कर सकते तो इसके लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है फाटा। फाटा से ही केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगा। अगर आप पीक सीजन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर का टिकट पहले ही ऑनलाइन निकाल लेना है। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट www.pawanhans.com.in पे जाना होगा और आपको जिस डेट पे केदारनाथ की यात्रा करनी है उस डेट पे जाके आपको टिकट निकाल लेनी है। और इसके अलावा अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आपको फाटा में भी टिकट काउंटर बना हुआ है। अगर भीड़ कम होती तो आपको ऑफलाइन तरीके से भी टिकट अवेलेबल हो जाता है। और फाटा में भी रुकने के लिए बहुत सारे रूम वगैरह आपको मिल जाते हैं जिनका किराया 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास होता है। तो आप बाई टैक्सी या फिर बाई बस फाटा पहुंच जाइए। फाटा पहुंचने के बाद नाइट स्टे कर लीजिए और दूसरे दिन आप बाई हेलीकॉप्टर केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर के फेयर की बात करें तो इसके लिए आपको 6000 रुपए राउंड ट्रिप के हिसाब से देना पड़ेगा। 6000 रुपए में आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम तक जाते और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही करें। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हो रास्ते में आपको तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। रास्ते भर आपको कई जगह झरने देखने को मिलते हैं। झरनों का जल पीने योग्य होता है। इसके अलावा पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। जगह जगह वॉशरूम बने हुए, जगह जगह टीन सेट भी पड़े हुए जहाँ पे आप रुक के थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो शाम तक पहुंच जाते हैं बेस कैंप। अभी हम लोग बेस कैंप पहुंच चुके हैं। बेस कैंप वही जगह है जहाँ पे केदारनाथ जाने वाले सभी भक्तों के रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अगर बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी की बात करें तो लगभग बेस कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था। वैसे तो बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं जिनका किराया 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है और आप इन टेंट में रुक सकते हैं। और अगर आप पीक सीजन में जाते हैं मतलब मई जून में अपनी यात्रा करें तो इन्हीं टेंट का रेट पर पर्सन के हिसाब से 800 रुपए तक भी हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में आपको अपनी केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि ये जो ट्रिप होती है कम बजट की हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। इसके अलावा दोस्तों यहीं बेस कैंप में गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड जिसे कि GMVN बोलते हैं इनके भी गेस्ट हाउस बने हुए जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल GMVN के 3 गेस्ट हाउस बने हुए जिनके नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड और स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स। अगर इनके चार्ज की बात करें तो अगर आप नंदी कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हो नंदी कॉम्प्लेक्स में पर पर्सन के हिसाब से आपको 800 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इसमें बेड पे बिस्तर लगे हुए होते हैं। और जो नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड है इनमें आपको 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन ये ग्राउंड बेडेड होते हैं मतलब जमीन पे ही ये बिस्तर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स के रूम के फेयर की बात करें तो इसके लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000 रुपए का चार्ज देना होता है। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये पूरी हट बुक कर सकते हैं जिसमें कि 7 से 8 बेड पड़े होते हैं जिसका किराया 8000 रुपए लिया जाता है। तो आप पूरा रूम बुक करके भी स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको इन रूम की बुकिंग कैसे करनी। तो मैं आपको बता दूं अगर आप ऑफलाइन तरीके से वहां पहुंचकर अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो ये लगभग 99% आपको वहां पर रूम की उपलब्धता नहीं मिलने वाली क्योंकि पहले से ऑनलाइन सारी बुकिंग हो जाती है। इसीलिए अपनी यात्रा करने से पहले ही इन रूम की बुकिंग ऑनलाइन तरीके से करा लें। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको गढ़वाल मंडल निगम की ऑफिशियल वेबसाइट GMVMonline.com पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने पहले से डोरमेट्री और रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ मंदिर के पास में भी बहुत सारे गेस्ट हाउस, लॉज, होटल बने हुए तो आप केदारनाथ मंदिर के पास में जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप पीक सीजन में जा रहे तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपको यहाँ पे रूम मिले। अगर रूम मिलते भी हैं तो इसके लिए आपको 4000 रुपए से 5000 रुपए पर नाइट के हिसाब से देना पड़ता है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो फिर आपको बेस कैंप में रुकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मंदिर के पास में चले जाइए और इस समय पे यहाँ पे आपको रूम की अवेलेबिलिटी काफी आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे जो सितंबर अक्टूबर का किराया होता है मंदिर के पास में जो रूम्स अवेलेबल है वो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास होता है। तो आप सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा करते हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के पास में रुकने में भी बहुत आसानी होगी। लगे हाथ दोस्तों बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी और इसके लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। जब आप केदारनाथ की
यात्रा पे जाते हैं तो केदारनाथ की यात्रा में आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। अगर नाश्ते की बात करें तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में आप भरपेट नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप बेस कैंप 5 से 6 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप में आप अपना सामान रख दीजिए। सामान रखने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप चले जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो समय है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में केदारनाथ मंदिर में आरती भी होती है। तो आपको आरती में भी जरूर सम्मिलित हो जाना है। आप आरती में सम्मिलित हो जाइए, बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस अपने रूम में आ जाइए और दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर एक बार फिर से फ्रेश हो जाइए, स्नान करो, प्रभु केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। केदारनाथ मंदिर में जो सुबह का नजारा होता है वह स्वर्ग से कम नहीं होता है। सुबह की पहली किरण जब पड़ती है केदारनाथ घाटी में तो लगता है कि आप जैसे स्वर्ग में आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कितना समय लगेगा आपको दर्शन करने के लिए। अगर आप सुबह सुबह उठ के जाते हैं दर्शन करने के लिए मई जून के महीने में अपनी यात्रा करें तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप अपनी यात्रा सितंबर अक्टूबर में कर रहे हैं तो उसमें आपको आधे से 1 घंटे में बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं। अगर भीड़ कम होती तो सितंबर अक्टूबर में भी कभी भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती तो ऐसे में भी आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है दर्शन करने के लिए। अगर मैं प्रसाद की बात करूँ तो मंदिर के पास में बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं। आप केदारनाथ बाबा मंदिर में भीड़ चढ़ाने के प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद आपको 151, 251 और 500 के हिसाब से मिल जाता है। तो आप अपने बजट अनुसार प्रसाद ले लीजिए और लाइन में लग जाइए। मंदिर में पहुंचिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। वापस आने के बाद आप 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जा सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। आप वहां पे जाइए, दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। वापस आने के बाद आप शाम तक बहुत आसानी से सोनप्रयाग आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात होगी केदारनाथ को दर्शन कैसे करने हैं। अब यहाँ पे बात आती है केदारनाथ की ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। अगर आप केदारनाथ की ट्रिप प्लान करें तो आपको हरिद्वार मिलाकर 5 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। पहली रात आप हरिद्वार में रुकेंगे, दूसरी रात आप सोनप्रयाग में रुकेंगे, तीसरी रात केदारनाथ मंदिर में रुकेंगे और चौथी रात वापस आके फिर सोनप्रयाग में रुकेंगे। फिर 5वें दिन आप वापस हरिद्वार आएंगे। अगर आपकी रात की ट्रेन है तो आप वापस भी बाई ट्रेन अपने घर तक जा सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं कि आपकी केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आएगा। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं तो इसमें आपका 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए का खर्च आने वाला है अगर आप बाई बस अपनी यात्रा करते हैं तो। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं, 4 लोग हैं तो इसमें आपका 8000 रुपए से लेकर 9000 रुपए का पर पर्सन के हिसाब से खर्च आ जाएगा। अगर आप मई जून में अपनी यात्रा करते हैं केदारनाथ की तो इसमें आपका अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो 12 से 13,000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला, क्योंकि इस समय रूम का जो खर्च होता है वो ज्यादा होता है। और अगर आप बाई बस अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं पीक सीजन में मई जून में तो ये खर्च आपका 7 से 8,000 रुपए के आसपास आने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करें तो इसमें भी आपका 10 से 12,000 रुपए के आसपास का पर पर्सन के हिसाब से खर्च आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको केदारनाथ की यात्रा करना है, कितना खर्च आने वाला है। इसके अलावा अगर केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई दी जाएगी। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।